अगर आप उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अपने बोर्ड की 100% तैयारी करना चाहते हैं तो आपको तैयार करना पड़ेगा विगत कुछ वर्षों के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को। तो पिछले 10 सालों के 100% क्वेश्चन पेपर को तैयार करने के लिए आपको एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट इन सब में बांटना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पिछले 10 सालों के एमसीक्यूज बता दिया है, अति लघु उत्तरीय बता दिया है, लघु उत्तरीय भी बता दिया है, और ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज हमें ये पढ़ना है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बड़े होते हैं इसलिए मैं आपको ईयर वाइज बता रहा हूँ। सबसे पहला आज का ये जो सीरीज है, वीडियो बना है 2011 में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप अगर पिछले 10 सालों का क्वेश्चन पेपर ही तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में 90% चांस ये होता है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो ईयर टू ईयर मैं आपको हर एक ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन को बताऊंगा विद आंसर। शुरुआत करेंगे 2011 से, ठीक है। तो 2011 में जो पहला क्वेश्चन आया था वो था समसीमांत उपयोगिता नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। सॉरी, यहाँ पर ये बैठक लिख गया है, मतलब ये है सचित्र व्याख्या कीजिए, ठीक है। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है? देखिए, समसीमांत उपयोगिता का नियम जो होता है ना, गोसेन का दूसरा नियम है, क्योंकि गोसेन ने इससे पहले एक नियम और लागू किया था, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम के अनुसार गोसेन ने यह कहा गया था कि उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न उत्पादों पर इस प्रकार से व्यय करता है कि इस मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक समान हो जाती है। बाकी लिखना कैसे वो आपके सामने है। प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम को एक्सप्लेन किया कि यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिससे वह विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकता है तो वो उसका अनेक प्रयोग करेगा और इस प्रकार से वितरण करेगा कि सीमांत उपयोगिता एक समान हो जाए। तो घटती बस समान उपयोगिता का नियम समझ में आया कि मान लीजिए आप 100 रुपए लेके मार्केट गए, 100 रुपए के से आप किसी एक ही चीज को नहीं खाएंगे। अगर खाने वाली चीजों की बात करते 100 रुपए को आप 25-25 रुपए के हिसाब से ऐसी चीजें खरीदेंगे तो आपको आइटम अच्छा भी लगेगा और आपको उपयोगिता भी ज़्यादा मिलेगी। आप 100 रुपए के केवल मान लीजिए 100 रुपए का आप केवल गोलगप्पे खाने की सोच रहे हैं तो एक गोलगप्पा कितने खाएंगे? तो धीरे धीरे मजा नहीं। 100 रुपए का आपने गोलगप्पे भी खा लिया, 100 रुपए के टिक्की भी खा लिया, 100 रुपए में से आपने जो है चाट भी खा लिया, 100 रुपए में से आपने मोमो भी खा लिया। इसका मतलब हर एक चीज़ का अलग अलग टेस्ट मिला, तो मजा आ गया ना। तो इसी को बोलते हैं समसीमांत। इसकी कुछ मान्यता है। वस्तु की सभी इकाइयाँ एक समान होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए, विभिन्न इकाइयों की खपत के बीच में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए, स्वाद, फैशन, प्राथमिकता अपरिवर्तित होनी चाहिए, उपभोक्ता का लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि होनी चाहिए और उपभोक्ता की आय भी निश्चित होनी चाहिए। और जब हम समसीमांत उपयोगिता के नियम, मान लो ये गेहूं है और चावल का प्रयोग करते हैं तो दोनों से मिलने वाली एक, क्योंकि क्वांटिटी अलग हो सकती है लेकिन मिलने वाली जो उपयोगिता का स्तर होता है वो एक समान हो जाता है। तो इस ग्राफ के थ्रू आप दिखा सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में परिवर्तनीय अनुपातों के नियम के 3 चरणों की पहचान कीजिए, प्रत्येक चरण के पीछे कारण भी बताइए। ये जो दे रखा है न्यूमेरिकल, इसको इसके थ्रू बताना कि परिवर्तनशील अनुपात के 3 चरण होते हैं, ध्यान में रखिएगा। 3 चरण कौन कौन से हैं? चरण नंबर 1 इसको बोलते हैं बढ़ते प्रतिफल, चरण नंबर 2 घटते प्रतिफल और चरण नंबर 3 इसको बोलते हैं ऋणात्मक प्रतिफल, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्थितियाँ होती हैं अगर आपको देखेंगे, और तीनों स्थितियाँ पता करने के लिए आपको निकालना पड़ता है एमपी। तो एमपी निकालिए। एमपी का मतलब क्या होता है? टीपी में से उससे ठीक ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। 10 से एमपी है, 12 से 10 माइनस कीजिए 12, 30 से 22 8, 35 में से 30 5 और 30 में से 35। तो यहाँ पर देखिए ये एमपी यहाँ पर बढ़ रहा है, एमपी यहाँ पर घट रहा है, ठीक है ना, कम हो रहा है, और यहाँ पर क्या है? ऋणात्मक माइनस है। तो ये 3 स्थितियाँ हैं, ठीक है, 3 स्थितियां हैं। इसको मतलब चरण नंबर 1, ये हो गया चरण नंबर 2 और ये हो गया चरण नंबर 3, और इन्हीं तीनों के बारे में बताया भी जाना है। तो सबसे पहला है उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, यानी कि चरण नंबर 1। जैसे जैसे उत्पत्ति के परिवर्तित साधनों में वृद्धि की जाती है तो हमें बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है, जहां पर औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा एग्जाम्पल में। तो घटते प्रतिफल का मतलब होता है जब एक ऐसी स्थिति होती है, द्वितीय अवस्था, जब परिवर्तन साधन में वृद्धि करने के बाद सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है और कम होने लगता है
ठीक है ना, और उससे कुल उत्पादन घटती दर से वृद्धि होती है, जबकि तीसरी स्थिति तब होता है जब परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करने पर सीमांत उत्पादन क्या होता है, शून्य से कम होकर ऋणात्मक हो जाती है। ऐसे में कुल उपयोगिता हमारी घटने लगती है। तो ये तीन प्रमुख अवस्थाएं होती हैं परिवर्तनशील अनुपात की, जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एकाधिकारी बाजार की विशेषताएं बताना। एकाधिकार बाजार वो बाजार होता है जहां पर वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और कोई भी प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होता है। इसकी विशेषता, एकमात्र विक्रेता, मतलब बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है, एक के अलावा दूसरा नहीं होता है। फर्म और उद्योग द्वारा एक दूसरे की प्रायवच्ची होती हैं। फर्म ही उद्योग है, उद्योग ही क्योंकि एक ही होता है, उसके अलावा कोई दूसरा विक्रेता होता ही नहीं है। निकटतम प्रतिस्थापन का पूरा अभाव होता है। जो वस्तु होगी एक ही विक्रेता के पास, उसके अलावा मिलती जुलती कोई वस्तु बाजार में अवेलेबल ही नहीं होती है। नई फर्मों का बाजार में प्रतिबंध होता है, कोई भी बाजार में नहीं आ सकता। औसत आय और सीमांत आय वक्र, ठीक है ना, ये दोनों अंतर होता है। यहाँ पर औसत आगम सीमांत आगम से ज़्यादा होता है। कीमत का निर्धारण विक्रेता खुद करता है और बस इस बाजार में वस्तु में कीमत विभेद पाया जाता है, मतलब एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ता को अलग अलग कीमत पर बेचा जा सकता है। ये एकाधिकार की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, आपको इसको लिखना है। अब इसके ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा चौथा ऑप्शनल आया था, मैंने अलग अलग बता दिया है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता दोनों आया था। तो पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ बहुत सारे क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं। पूरे बाजार में समरूप वस्तुएं होती हैं, मतलब एक जैसी, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सभी क्रेता विक्रेताओं की बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। कीमत का निर्धारण वस्तुओं की मांग और पूर्ति द्वारा की जाती है बेटा। ठीक है, बाजार में प्रवेश और निकासी पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, जो चाहे आ सकता है, जो चाहे बिजनेस को छोड़ के जा सकता है। और विक्रय लागत नहीं होती है कि यहाँ पर एक ही वस्तु होती है, सबके बारे में पता होता है। ऐसे में किसी प्रकार की विज्ञापन आदि करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये थे 4 क्वेश्चन व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब 2011 में समष्टि अर्थशास्त्र में लॉन्ग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में पूछा जाता है। इसका आंसर आपको लगभग 120 शब्दों के बीच में देना होता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों को समझाइए। राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 प्रमुख विधियां हैं, तीनों विधियों को बताना है। नंबर 1, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि। इस विधि के अंतर्गत सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़ा जाता है, जिसको हम अंतिम वस्तु या सेवा के नाम से जानते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत अंतिम वस्तु और सेवाओं के जो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, उसमें से अगर मूल्यह्रास को घटा दिया जाए और शुद्ध अप्रत्यक्ष को घटा दिया जाए और विदेशी सुसाधन को जोड़ेंगे तो NNPFC बनता है, यानी कि उसको राष्ट्रीय बोलते हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं GDP MP में से मूल्यह्रास घटा देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, शुद्ध उत्पादन कर को घटा देंगे और NFI को जोड़ देंगे, तब जाके यहाँ पर राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होगी। मतलब साफ है कि उत्पाद विधि के अंतर्गत अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन मूल्य में से मूल्यह्रास को घटाकर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाकर अब विदेशों से प्राप्त होता है उसको जोड़ के राष्ट्रीय ज्ञात करती है। जबकि आय विधि के अंतर्गत सभी प्रकार के आयों का योग किया जाता है। वो आय जो कि साधनों से प्राप्त होता है, जिसको कारक आय बोलते हैं। उत्पादन के साधन जैसे श्रम, भूमि, पूंजी और उद्भिद। यहाँ पर जो श्रम के बदले में मजदूरी या वेतन की प्राप्ति होती है, भूमि के बदले में किराया और पूंजी के बदले में ब्याज की भरपाई होती है और उद्यमिता को प्राप्त होता है लाभ। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के साधन आयों को जोड़ेंगे और जो रोजगार होता है, स्वरोजगार होता है, जिसका खुद का काम होता है, जैसे चिकित्सा, वकील वगैरह, उनके आयों को मिश्रित आय में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक देश में सभी नागरिकों द्वारा प्राप्त किराया, मुआवजा, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय को जोड़ को राष्ट्रीय आय कहेंगे। लास्ट है व्यय विधि। व्यय विधि के अंतर्गत सभी प्रकार के व्ययों का योग किया जाता है, मतलब अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किए जाने वाले व्ययों का योग जो है राष्ट्रीय आय की गणना करवाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय गणना करने के लिए फार्मूला होता है कि लोग जो घरेलू उपभोग में व्यय करते हैं, सरकारी व्यय किया जाता है, निवेश पर किया जाने वाला व्यय होता है, शुद्ध निर्यात, इन सब के टोटल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। बस इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को यानी कि NFIO को जोड़ दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये विधियां ध्यान में रखिएगा। ये जो राष्ट्रीय गणना करने की विधियां जरूरी नहीं तीनों एक साथ पूछा, जैसे क्वेश्चन में
अलग अलग भी पूछा गया है। आने वाले सालों में मैं आपको बताऊंगा कि कहीं पूछा गया राष्ट्रीय आय की आय विधि का वर्णन कीजिए, कहीं पूछा गया राष्ट्रीय आय की मूल्य वृद्धि विधि, अलग अलग विधियों का पूछा जाता है। तो ये विधियों को जरूर पढ़िएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में जरूर आ जाए इस साल। कीन्स के रोजगार सिद्धांत की बातों को बताना है। कीन्स के रोजगार सिद्धांत की प्रमुख बातें, वैसे तो जितना यहाँ पर मैंने आंसर दिया उतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। कीन्स के सबसे पहले कीन्स के रोजगार सिद्धांत को रोजगार प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत कहते हैं, जहां पर कुल उत्पादन, कुल आय और कुल रोजगार आपस में सब बराबर होता है। ये इस स्थिति होती है जहां पर अर्थव्यवस्था का कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में बराबर होता है। प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग फलन का ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कुल पूर्ति मांग अल्पकाल में स्थिर रहता है। कुल मांग फलन के दो भाग होते हैं, कुल व्यय दर निर्धारित और जिसमें उपभोग व्यय, निवेश व्यय और सरकारी व्यय शामिल किया जाता है। उपभोग व्यय में दो बातें होती हैं, एक होता है आय का आकार, दूसरा होता है उपभोग की प्रवृत्ति। उपभोग की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। उसी प्रकार से विनियोग, विनियोग दो बातों पर निर्भर करता है, पूंजी की सीमांत दक्षता और ब्याज दर। एमएसी पूंजी की सीमांत उपयोगिता भी दो बातों पर निर्भर करती हैं, पूंजी की परिसंपत्ति की पूर्ति पर कीमत और पूंजी परिसंपत्ति की समापित आय। ये कुछ बातें होती है जिसके आधार पर यह तय करता है कि कब एडी और एएस आपस में बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं संतुलित रोजगार स्तर। ठीक है। इसके अलावा जो ब्याज दर होती है ये दो बातों पर डिपेंड करती है, ब्याज तरलता पसंदगी और द्रव्य की पूर्ति। तरलता पसंदगी के तीन उद्देश्य होते हैं, लेन देन, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कीन्स ने बताया था किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में एक सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समष्टि अर्थशास्त्र में विनिमय दर क्या है, अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दरों को समझाइए। तो विनिमय दर क्या होता है? विनिमय दर सबसे पहले एक देश की घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के साथ किया जाने वाला विनिमय विदेशी विनिमय दर के नाम से जानते हैं। दो विदेशी विनिमय दर को दो भागों में बांट सकता है, अनुकूल और प्रतिकूल। देन अनुकूल विदेशी विनिमय क्या होता है? विदेशी विनिमय दर उस समय व्यवस्था के अनुकूल समझी जाती है जब एक विदेशी करेंसी की इकाई के बदले घरेलू से कम इकाई देना पड़ती है। मान लीजिए एक ऐसी स्थिति जहां पहले $1 के बदले में आपको 83 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन अब अगर वहीं $1 के बदले में अगर 80 रुपये का भुगतान करना पड़े तो ये अनुकूल दशा होगी, क्योंकि हमारे देश में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। ये तब होता है जब देश की निर्यातों में वृद्धि होती है, देश में विदेशी निवेश में वृद्धि होती है, देश में विदेशी पर्यटकों या विद्यार्थियों के आने से विदेशी करेंसी आती हैं। ऐसी दशा में घरेलू अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है और देश में रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होती है और देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। प्रतिकूल विदेशी विनिमय तब होता है जब देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी करेंसी कंपेरिजन में ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। मतलब साफ है, जहाँ पर $1 के बराबर अगर 82 रुपये देना पड़ता है, वहीं पर अगर $1 बराबर अब 85 रुपये देना पड़े, इसका मतलब 3 रुपये हमारे मुद्रा का मूल्य कम हो गया। इसी को प्रतिकूल स्थिति कहते हैं। ये तब होता है जब आयातों में वृद्धि होती है और विदेशों में अधिक निवेश किया जाता है भारतीयों के द्वारा, या फिर देश के विद्यार्थी विदेशों में जाके पढ़ने लगते हैं। ऐसे में देश की आर्थिक स्तर का जो है संकुचन होता है और देश के लिए हानिकारक स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भुगतान संतुलन की परिभाषा दीजिए, इसके मुख्य मदे बताइए। भुगतान संतुलन एक देश का दूसरे देश के साथ किया जाने वाला सभी प्रकार के आर्थिक लेन देनों, प्राप्ति और भुगतानों का एक कंप्लीट विवरण होता है जो एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाया जाता है। भुगतान संतुलन के अंतर्गत जो शामिल होता है इसमें दृश्य मदे, सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जैसे मशीनों का आयात निर्यात, फर्नीचर हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, कपड़े लत्ते हो गए। दूसरा होता है अदृश्य मदे शामिल किया जाता है। अदृश्य मदे में बस सभी चीज़ें होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ठीक है, जो पदार्थ की बनी नहीं होती है, जैसे परिवहन सेवाएं होती हैं, जैसे बैंकिंग सेवाएं होती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है ना, जैसे श्रम संबंधी सेवाएं होती हैं। ये सब अदृश्य मदों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सभी प्रकार के पूंजीगत अंतरण जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे निवेश हो गया, ऋण हो गया, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें भी भुगतान संतुलन के अंतर्गत शामिल होता है। इसके अलावा एक पक्षीय अंतरण जैसे दान, स्कॉलरशिप, उपहार, आर्थिक सहायता, ये भी भुगतान संतुलन के मदों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये था 2011 में पूछे गए सभी लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 6 नंबर में पूछे गए थे। अब 2024 में यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा। वर्ड लिमिट वही होता है, ठीक
ठीक है ना। पहले भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसी तरह से 2012, 2013 हर एक ईयर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा, ताकि आप अपने एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। हाँ, सब्सक्राइब करना और लाइक करने के लिए मत भूलिएगा। ओके।